अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई इदारा कायम हो भी गया है तो उसे आगे बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। गायन श्यूरन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, आपका ख्याल है कि इस इदारे को तबाह करने के लिए हम कुछ लोगों को मखसूस कर दें तो यकीनी तौर पर यह काम हो सकता है। इस पूरी इमारत को बम से उड़ाया जा सकता है। जितने मुतलका लोग हैं उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। यकीनी तौर पर दुनिया भर में फैले हुए हमारे एजेंट ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि अगर ये कीमती शख्स इस तरह हमारे हाथ से निकल गया तो क्या हम उस नुकसान को पूरा कर सकेंगे? कीमती शख्स, हाँ, वही नौजवान जिसके बारे में तज़किरा किया जाता रहा है। बेशक हमने अपनी मालूमात के ज़रिए जो ज़राए इख्तियार किए हैं वो बहुत वसी हैं, लेकिन एक और शख्स की गुंजाइश यकीनी तौर पर बाकी है। मेरी अपनी राय है कि जिस पर आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि इस इदारे को काम करने दिया जाए, अलबत्ता उसके गिर्द ऐसा मुहासरा कायम कर लिया जाए कि अगर वो कोई काम की बात मालूम कर सकता है तो उस मालूमात को किसी और तक नहीं, हम तक पहुंचना चाहिए। इसका बाहर निकलना मुनासिब नहीं होगा। और अगर सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाए जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो तो फिर हम बाद में उस अंदाज में भी सोच सकते हैं। मेरा ख्वाहिश है कि इस नौजवान को हम लोग अपने कब्ज़े में ले लें, और अगर वो हमारे कब्ज़े में ना आ सके तो फिर उसे ज़रूर ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके ख़त्म होने के बाद तमाम मामलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। समुंदर की दुनिया में हम किसी का रास्ता बाआसानी रोक सकते हैं और वो लोग हमसे बढ़ने की अहलियत नहीं रखते। हाँ, बैठे हुए लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और फिर उन्होंने मुश्तरका तौर पर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आपके सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। गायन के निस्वानी चेहरे पर मकराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, एक मक्खी भी अगर आपको इस काबिल नज़र आए कि उससे कोई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा करके उस पर अमल करना चाहिए। वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। सिर्फ़ ये नहीं कि वो मक्खी है, उसे मार दिया जाए। बेशक आपका कहना दुरुस्त है। चुनाचा अंदाज़े फ़िक्र तब्दील हो गया। अब हम तशवीश की बजाय अमल की दुनिया में आ चुके हैं। हमारे बहुत से एजेंट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं और अशीनो रिसर्च के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं। ओशिनो हर मुल्क में इस सिलसिले में होने वाली मालूमात से हमें आगाह करते हैं और हम उन पर ज़बरदस्त सरमाया खर्च करते हैं। हमारी तवज्जो का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब उस जानब मुंतकिल हो जाना चाहिए। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसे मखसूस लोगों की ज़रूरत है जो इस तरफ तवज्जो दें और वहाँ, जैसा कि मैंने कहा, मुहासरा कायम कर लें। उस शख्स का नाम गालबन आपने असद शेराजी बताया था। लेचाक, जी सर, उसके बारे में मेरे पास तफसीलात मौजूद हैं, बराह करम पेश कीजिए। लेचाक ने एक फ़ाइल उठाई और उसमें एक बड़ी तस्वीर निकाल कर गायन श्यूरन के सामने रख दी। ये है असद शेराजी, मामूली सा सरमायादार है और ज़्यादातर तवज्जो महम जोई पर सिर्फ करता है। उसकी जहानत मामूली सी है और ऐसा कोई कारनामा उसने सर अंजाम नहीं दिया जो अहम नौइयत का होता। इस शख्स ने जिस नौजवान को समुद्री दुनिया में मालूमात के लिए तैयार किया है उसकी तस्वीर ये है। ये दूसरी तस्वीर शाबान की थी जो गायन के सामने पेश की गई। गायन के चेहरे पर किसी कदर गौर फिक्र के आसार नज़र आने लगे। वो देर तक इस तस्वीर को देखता रहा, फिर उसने कहा,
मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये गैर मामूली इंसान है। बाद चीज़ों में मेरी छठी हिस्स काम करती है और मेरी छठी हिस्स बताती है कि इसकी आंखों में वो सब कुछ मौजूद है जो किसी गैर मामूली शख्स की आंखों में हो सकता है। इस तस्वीर को देखने के बाद मेरा नज़रिया पुख्ता हो गया कि इस नौजवान को हर कीमत पर हमारे कब्ज़े में आना चाहिए और ये बिल्कुल आखिरी मरहला होगा जब हम उससे मायूद होकर उसे ख़त्म कर देने पर तुल जाएंगे। गायन खामोश हो गया और तमाम सवालिया निगाहें उनकी जानब उठ गईं। चंद लम्हात के बाद गायन श्योरियन ने कहा, लेकिन ये काम मामूली पैमाने पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह ये बात मंजरे आम पर आ गई कि कोई ऐसा इदारा इस सिलसिले में कोशिश कर रहा है तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरा मकसद समझ रहे हो लेचाक? मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम लोगों से हटकर कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो सिर्फ इन लोगों के लिए मखसूस हो और उस टीम की सरबराह कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिस पर हम पूरा एतमाद कर सकते हों। लेचाक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, गारथा वरथा। असद शिराजी खुद भी कभी इस बारे में सोचते तो उन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता था। फितरतन वह बहुत मुख्तलिफ किस्म के इंसान थे और ज़िंदगी के मामलात से हटकर जीना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने ज़िंदगी का तवील तरीन हिस्सा महम जोई में बसर कर दिया था, लेकिन अंदाज़े फ़िक्र में जो नई तब्दीली रूनमा हुई थी वो उनकी दानस्त में उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर वक़्त था। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तहरीक शाबान ही की वजह से पैदा हुई थी। उनके मकासद के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने उनसे राब्ते कायम किए। ये वही लोग थे जो समुंदर की दुनिया से दिलचस्पी रखते थे, यहाँ तक कि असद शिराजी उनमें से 2 अफराद का इंतखाब करने में कामयाब हो गए थे। खुद सरकारी सतह पर भी उन्हें पेशकशें की गईं, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने वसाइल से करना चाहते हैं और यही उनके हक़ में बेहतर रहेगा। ताहम वो पेशकशें अब भी बरकरार थीं और उन्हें हर तरह की आसानियाँ फराहम की जाने का वादा किया गया था। उस दिन भी वो अपनी कोठी में शाबान और दर्दाना के साथ बैठे हुए थे। ये दोनों यूं ही उनके पास आ गए थे। असद शिराजी ने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया और कहा, एक बात बताओ, मैं शाबान के बारे में आज तक ला इल्म हूँ। क्या तुम उससे अपनी पूरी वाकफियत रखती हो? हरगिज़ नहीं सर, रोज़ अव्वल से मैं उसे समझने में नाकाम रही हूँ, हालांकि तुम उसके लिए बहुत कुछ हो। वो भी तस्लीम करता है और मैंने बारहा महसूस किया कि उसके अंदाज में ना सिर्फ मेरा एहतराम बल्कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत भी झलकती है। अपने तौर पर किसी ख़ास चीज़ से दिलचस्पी का इजहार करता है, समुंदर के अलावा किसी चीज़ से नहीं। मैं दरअसल इसलिए ये बात सोच रहा था कि अब हम जिस महम पर निकलने वाले हैं उसमें हमें मुख्तलिफ वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। हम उसके तमाम कमज़ोर पहलू अपने इल्म में लाना चाहते हैं ताकि उसके बारे में सही तौर पर मालूमात हासिल हो सकें। मेरा ख़्याल है उसकी फितरत में कोई ऐसा कमज़ोर पहलू नहीं जो हमें तशवीश में मुब्तला कर दे। दर्दाना ने जवाब दिया, ठीक है, बस यही मैं तुमसे मालूम करना चाहता था। लेकिन दर्दाना को अपने नज़रियात में थोड़ी सी तब्दीली उस वक़्त पैदा करनी पड़ी जब एक रात उसने इत्तफाकिया तौर पर शाबान के कमरे में रोशनी देखी। ये ऐसा वक़्त था जब शाबान अमूमन गहरी नींद सोता था और अपने मामूलात में वो अमूमन कोई तब्दीली पैदा नहीं करता था। दर्दाना जाग गई और अपनी जगह से उठकर उसके कमरे की जानब बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर होल से आंख लगा दी। की होल के दूसरी तरफ के मनाजर साफ नज़र आ रहे थे और उसने शाबान को 2 जानू बैठे हुए देखा। तेज़ रोशनी में एक तस्वीर नुमाया थी और ये तस्वीर उससे पहले दर्दाना ने कभी नहीं देखी थी। की होल से देखने पर वो तस्वीर उसे बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इतना अंदाज़ा उसे ज़रूर हो गया कि वो किसी लड़की की तस्वीर थी।
दरदाना को एक लम्हे के लिए हैरत हुई और फिर उसने कोई फैसला किया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। शाबान उछल कर खड़ा हो गया था। चंद लम्हात वो दरवाजे की जानब देखता रहा, फिर उसने तस्वीर की जानब देखा और उसके बाद आहिस्ता कदमों से दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला तो दरदाना ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या बात है शाबान, तुम्हें नींद नहीं आई? आज हैरत अंगेज़ तौर पर जाग रहे हो। हाँ आंटी, मैं जाग रहा हूँ। अरे ये किसकी तस्वीर है? दरदाना ने तस्वीर को देखकर कहा। मैं नहीं जानता, शाबान के होंठों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। दरदाना तस्वीर के बिल्कुल करीब पहुंच गई और फिर तस्वीर को देखकर उस पर भी हैरत का दौरा पड़ गया। ऐसा हसीन चेहरा और पुरइसरार चेहरा ज़िंदगी में इससे पहले कभी उसकी निगाहों से नहीं गुजरा था। यकीनी तौर पर उसे ज़मीनी मखलूक कहा ही नहीं जा सकता था। इतनी दिल मोह लेने वाली सूरत थी कि इंसान पागल हो जाए। जिन पत्तों की ओर से वो झांक रहे थे वो भी नाकाबिले शिनाख्त थे। बस एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब रंग, एक अजीब सा माहौल था। दरदाना ने बगौर उस तस्वीर को देखा और उसे ये एहसास हो गया कि इस माहौल में समुंदर की लहरें भी नुमायां हैं। यकीनी तौर पर वो हल्के हल्के लहरिए लिए इस बात का इजहार करते थे कि तस्वीर पानी के नीचे की है और शाबान का ताल्लुक़ किसी पानी के नीचे की मखलूक से ना हो तो और किस से हो। दरदाना ने काफ़ी देर के बाद गर्दन घुमाई और शाबान को देखा। वो साकतो जामद खड़ा हुआ था। तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? मैंने इसे लियू फ्यूजी से लिया था। उनके पास ये तस्वीरें कहाँ से आई थीं? उन्होंने बनाई थीं। ये सिर्फ़ एक ज़हनी खाका है। नहीं, शाबान ने जवाब दिया। क्या मतलब? लियू का कहना है कि ये तस्वीर हकीकी है, लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये पानी के नीचे बनाई गई है। हाँ, ये समुंदर की गहराइयों का एक मंज़र है, लेकिन क्या ये काबिल यकीन है? मैं समझा नहीं आंटी। मेरा मतलब है कि ये एक लड़की जीती जागती जिंदा मखलूक की मानद, लेकिन समुंदर की गहराइयों में उसके चेहरे के तासरात इस बात का इजहार करते हैं कि पानी उसके वजूद पर असर अंदाज नहीं है। हाँ, ये एक सच है। ओ हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये तुम्हारी ही तरह? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है आंटी। मेरे खुदा, इसका मकसद है कि तुम्हारे अलावा भी कोई और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पानी के नीचे इस तरह पुरसकून खड़ी हो सकती है। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। दरदाना पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। उसने आहिस्ता से कहा, एक बात बताओ शाबान, रात के इस हिस्से में तुम इस तस्वीर को इतनी मुहैयत से क्यों देख रहे थे? आंटी, ये मुझे अच्छी लगती है और मैंने मिस्टर लियू से इसे मांग लिया था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी से कुछ मांगा है आंटी। गोया तुम उससे बहुत मुतासर हो। हाँ आंटी, ये अक्सर मेरे तसव्वुर में आती रहती है। बोलती है, मुझसे बातें करती है। क्या बातें करती है? मैं उसकी ज़ुबान नहीं समझता। बस ये बोलती है, उसके होंठ हिलते हैं, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, लेकिन वो जो कुछ कहती है मेरी समझ में नहीं आता। क्या तुम उसके लिए दुखी हो? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे दिल में ये तसव्वुर पैदा होता है कि ये तुम तक पहुंच जाए? हाँ, मैं ये चाहता हूँ। गोया तुम उससे मोहब्बत करते हो। शायद, शाबान ने बेखौफी और सच्चाई से जवाब दिया। दरदाना किसी गहरी सोच में डूब गई। मिस्टर शरादी से इस मौजू पर बात हुई थी और उसने पूरे एतमाद से कहा था कि शाबान की ज़िंदगी में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं जागा है, लेकिन आज उसे अपने इस ख्याल की नफ़ी करना पड़ी थी। लेकिन जो तसव्वुर शाबान के जहन में जागा था वो भी इंतहाई हैरतनाक था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये तुम्हें ना मिली शाबान, तो तुम क्या महसूस करोगे? मैं नहीं जानता। क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हें मिल जाएगी? हाँ, शाबान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। किसी बात की बहुत ज़्यादा तफसील में वो कभी नहीं जाता था। क्या तुम उसे तलाश करोगे? हाँ आंटी, ये बात मेरे जहन में मौजूद है। फिर भी कोई तसव्वुर तो होगा तुम्हारे जहन में कि तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? समुंदर के नीचे? क्या मतलब? जहाँ की ये तस्वीर है मैं उसे वहीं तलाश करूँगा। फिर उसने मोती जो लियू फ्यूजी को दिया था उसकी मुख्तसर कहानी दरदाना को सुनाई। ओ मेरे खुदा, तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं।
आंटी वो काबिल ज़िक्र बात नहीं थी, और फिर चौंका मेरे और मिस्टर लियू के दरमियान थी, इसलिए मैंने आपसे उसका तज़किरा नहीं किया। तो तुमने वो कीमती मोती मिस्टर लियू को दे दिया। हाँ, वो इसके हकदार थे क्योंकि वो उसकी परस्तिश करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर लियू ने मोती के साथ दूसरी तस्वीर भी मुझे दिखाई, और वो सारी तस्वीरें मुझे जानी पहचानी महसूस होती हैं। यूँ लगता है जैसे वो सब कुछ समुंदर के नीचे मौजूद हो। मिस्टर लियू का भी यही कहना था। चुनाचा आंटी, जब वो मोती समुंदर से निकाला जा सकता है तो फिर ज़ैर समंदर इस लड़की का वजूद क्यों नहीं हो सकता? दर्दाना ने आंखें बंद कर लीं। ये एक अनोखा ख्याल था, अनोखा तसव्वुर, फ़ायदा मंद भी और नुकसानदा भी। कम अज़ कम शाबान के दिल को वो कोई रोग लगते नहीं देखना चाहती थी। उसने फ़ौरन ही खुद को संभाला और मुस्कुराने लगी। अच्छा ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बस इसे देखकर एक ज़हनी सुकून का एहसास होता है। इसे महफूज रखो, मैं चलती हूँ, दर्दाना ने कहा, और अजीबोगरीब ख्यालात लिए हुए वो शाबान के कमरे से बाहर निकल आई। असद शरादी को इसके बारे में इत्तला देना ज़रूरी था। इटली के दारुल हुकूमत रूम की मशहूर मारूफ सड़क एथरोना एग्स के आखिरी सिरे पर फैली हुई वसीओ अरीज़ और हसीन तरीन इमारत ब्यूटी पार्कोना के नाम से जानी जाती थी। उसकी मालिक गार्था नामी एक औरत थी जिसका ताल्लुक इटली ही से था, और वो इटली के एक बहुत बड़े शहर नेपल्स से ताल्लुक़ रखती थी। रोम में उसने अपना ये ब्यूटी क्लिनिक खोला था, और इस वक्त ये दुनिया के उन मशहूर तरीन ब्यूटी क्लिनिक्स में से था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ जाने के बाद इंसान खुद अपनी शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहता। ये अल्फाज किन मैनों में इस्तेमाल किए गए थे, इसकी कोई तफसील मंजर आम पर नहीं आई थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि इस वसीओ अरीज़ इमारत में जो खेल होता था वो नाकाबिल फ़हम था, और दुनिया की मशहूर तरीन अदाकाराएँ, बड़े बड़े सरबराहान, ममलकत की बीवियाँ और उन अजीम तरीन सरमायादारों की बेगमात यहाँ आना अपनी शान समझती थीं, जिनका शुमार दुनिया के बड़े बड़े लोगों में होता है। ब्यूटी पार्कोना की मालिक गार्था बहुत पुरअसरार शख्सियत की मालिक थी, और इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे कि उसका असल काम कुछ और ही है। बस चंद ही लोगों को ये बात मालूम थी कि गार्था दर पर्दा क्या है। ब्यूटी पार्कोना में उन बेगमात के आने के बाद कुछ और भी कार्रवाइयाँ होती थीं, जिसके नतीजे में गार्था के बैंक बैलेंस इस हद तक बड़े हुए थे कि अगर वो दुनिया के किसी दौलतमंद का मुकाबला करना चाहती तो इसमें उसे कोई ख़ास दिक्कत ना होती। वो दर पर्दा बहुत से अमूर पर काम करती थी, और उसके ताल्लुकात ऐसे लोगों से थे जो अपना एक मकाम रखते हैं। इस वक्त ब्यूटी पार्कोना के वसीओ अरीज़ पार्किंग लॉट पर जो खूबसूरत कार आकर रुकी, उसमें से उतरने वाले के बारे में किसी के लिए कहना मुश्किल था कि उस स्मार्ट आदमी से दुनिया के बड़े बड़े सरमायादारों में एक अहम हैसियत हासिल है, और लेचाक स्पेन के उन लोगों में से है जिनके इशारों पर हुकूमतें बदल जाया करती हैं। लेचाक बिल्कुल आम से अंदाज में अपने हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस लिए हुए ब्यूटी पार्कोना के रिसेप्शन पर पहुंचा, और फिर उसने एक छोटा सा खूबसूरत कार्ड निकाल कर रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने वो कार्ड देखा और वो एहतराम के अंदाज में खड़ी हो गई। उसने गर्दन खम की और फ़ौरन ही इधर उधर देखने लगी। फिर उसने एक और लड़की को करीब आने का इशारा किया, और जब वो आई तो उसने आहिस्ता से उससे कहा, तुम मेरी जगह संभालो, मैं ज़रा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मादाम गार्था के पास पहुंचा दूं। दूसरी लड़की उसकी जगह खड़ी हो गई थी, और रेस्पेंशर्स लड़की ने बाहर निकलकर एहतराम से लेचाक से कहा, तशरीफ़ लाइए जनाब, मादाम इस वक्त हाल नंबर 7 में हैं, आपको शायद कुछ लम्हात इंतज़ार करना पड़ जाए। लेचाक ने खुश अखलाकी से गर्दन खम की और लड़की के साथ आगे बढ़ गया। हसीन तीन इमारत के फर्श में उन दोनों की तस्वीर उनके साथ साथ चल रही थी। इतना खूबसूरत फर्श बनाया गया था कि देखने वालों को शीशे का महसूस होता था। हर तरफ एक अजीब नफासत और एक अजीब सी दिलकशी छाई हुई थी, और लेचाक के लिए शायद ये जगह अजनबी नहीं थी
कई रास्तों से गुजरने के बाद बल आखिर लड़की लेचाक के साथ एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर रुकी जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुई। बज़ाहिर यूँ महसूस होता था जैसे ये छोटे छोटे कमरों के दरवाजे हों, लेकिन अंदर का मंजर नहायत हैरतनाक था। वसीअ अरीज़ हाल के दरमियान में एक खूबसूरत हौज़ बना हुआ था। छत में न जाने किस किस्म किस्म की मशीनें लटकी हुई थीं। थोड़ी बुलंदी पर, ज़्यादा बुलंदी पर दीवारों में उनके अजीबोगरीब मशीनों को देखकर इस हाल पर किसी आला तरीन साइंसी लेबॉर्ट्री का गुमान होता था। बहरतौर लेचाक एक जगह खड़ा हो गया। लड़की की निगाहें दरमियानी जगह पर जमी हुई थीं, जिसमें एक सब्ज़ रंग का सयाल खोल रहा था। उस सयाल के खोलने से हल्का लतीफ़ सब्ज़ रंग का धुआं फिज़ा में बुलंद हो रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर 3 लड़कियां खड़ी हुई थीं, जो पत्थरों के बुतों की तरह साकत थीं, जिन्हें खूबसूरती से उनकी जगह निस्ब कर दिया गया था। जगह जगह रेशमी लतीफ़ पर्दे पड़े हुए थे, जो बिल्कुल साकत थे। हाल में ज़रा भी हवा नहीं थी, लेकिन वहाँ के माहौल में कोई ऐसी कैफियत भी नहीं थी जिसे नाखुशगवार कहा जा सके। लेचाक ने मुस्कुराती निगाहों से उस माहौल को देखा। लड़की जो उसे यहाँ तक लेकर आई थी किसी कदर झिझक रही थी। तब लेचाक ने उससे कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर उलझन महसूस कर रहा हूँ। नहीं सर, बस चंद लम्हात आपको इंतज़ार करना होगा। लेचाक ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने पूछा, इस हौज़ में क्या चीज़ पक रही है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया कि लेचाक ने साकत खड़ी हुई 3 लड़कियों में से एक को मुतहरक देखा। वो सामने लगी हुई मशीन का डायल देखकर उसके करीब पहुंच गई थी। फिर उसने कुछ लेवर ऊपर से नीचे किए और कुछ नीचे से ऊपर। डायल पर आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली सुई रुक गई थी और फिर लड़की ने उस मशीन को ऑपरेट किया और छत से एक शिकंजा सा नीचे उतरने लगा। उसमें 4 क्लिप लगे हुए थे और बड़े बड़े स्प्रिंग चमड़े से ढके हुए नज़र आ रहे थे। शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता उस हौज़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद उसके हुक में पानी उतर गए। लेचाक की समझ में कुछ नहीं आया, ताहम वो इस तमाम कार्रवाई को दिलचस्पी की निगाह से देख रहा था, जो नहायत पुर इसरार मालूम होती थी। उसके बाद शिकंजे पानी से बाहर निकले और ऊपर उठने लगे, लेकिन लेचाक की आंखें ये देखकर हैरत से खुली रह गईं कि वो चारों हुक एक इंसान के चारों हाथ पाँव में फंसे हुए थे और 2 पैरों में और 2 हाथों में। सब्ज़ रंग का ये इंसान हौज़ से बाहर निकला तो ये अंदाज़ा ना हो सका कि वो कौन है और क्या है, लेकिन लेचाक के लिए ये मंजर बड़ी दिलचस्पी का हामिल था। वो हैरतनाक निगाहों से उसे देखता रहा। शिकंजा एक मखसूस बुलंदी तक अपनी जगह से ऊपर उठा और उसके बाद वो खींचना शुरू हो गया। लेचाक एक लम्हे के लिए चौंक पड़ा। ये मजबूत शिकंजा अपने आप में जकड़े हुए इंसान के जोड़ों को खोल देगा, क्योंकि लेचाक ये बात महसूस कर रहा था कि उसके स्प्रिंग तन रहे हैं। गोया मशीनी अमल इन चारों हुकों को मुख्तलिफ सिमतों में खींच रहा था। स्प्रिंग आगे पीछे होते रहे और उसके साथ ही वो चारों हाथों पांव खींचने लगे, लेकिन जो कोई भी उनके अंदर फंसा हुआ था वो बहुत ही मस्तूब, मजबूत आसाब और जिस्मानी कुव्वतों का मालिक था, क्योंकि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उस लड़की ने, जो मशीन पर बदस्तूर मौजूद थी, एक बटन दबाया और उसके फ़ौरन बाद पैरों के दोनों शिकंजों ने अपने मुंह खोल दिए। हुक में फंसी हुई लड़की या औरत, जिसका अंदाज़ा सीधा होने के बाद हुआ था, सिर्फ हाथों के बल शिकंजों में लटकी रह गई। वो झूल रही थी और फिर अचानक ही वो नीचे उतर गई। शिकंजे के दोनों हुक स्प्रिंग के साथ लंबे हो गए थे। मशीनी अमल ही के ज़रिए ये दोनों हुक भी खुल गए और वो औरत या लड़की, जो बिल्कुल सब्ज़ नज़र आ रही थी, सीधी खड़ी रह गई। करीब खड़ी हुई दोनों लड़कियां तेज़ी से आगे बढ़ीं और उन्होंने उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग का एक मोटा लिबादा लपेट दिया। लड़की या औरत ने लिबादे की बेल्ट किसी और, उसके बाद उसकी निगाहें लेचाक की जानब उठ गईं। तब लेचाक ने उसे पहचाना, वो गार्था थी। लेचाक मुस्कुराता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा तो गार्था मुस्कुराती हुई उसकी जानब बढ़ी। ओह तुम, माई गॉड मिस्टर लेचाक, ये आप हैं? अचानक इस तरह मुझे तो अंदाज़ा भी ना हो सका और मैं यहाँ आकर तुम्हारी जादूगरी के खेल में फंस गया।
ये यकीनी तौर पर किसी जादूगर का तिलस्म खाना मालूम होता है। वो सब्ज औरत को गहरी और दिलचस्प निगाहों से देखता हुआ बोला, जिसके पूरे चेहरे पर गहरा सब्ज रंग चढ़ा हुआ था। बालों का रंग भी गहरा सब्ज ही था और यकीनी तौर पर लिबादे के नीचे छुपा हुआ वो जिस्म भी, जिसे चंद लम्हात कबल लेचाक बिल्कुल सब्ज रंग में रंगा हुआ देख चुका था। आपकी अचानक आमद ने मुझे मुतहय्यर कर दिया है और फिर आपने अपने आने की इत्तला भी नहीं दी। मुझे अफसोस है कि मैं आपका इस्तकबाल आपके शयाने शान नहीं कर सकी। जब इस किस्म का कोई मौका होता है तो दुनिया को दिखाना मकसूद हो तो तुम्हें इत्तला दे दी जाती है। माय डियर मिस गार्था, अब ज़रा जल्दी से मेरे साथ कुछ वक्त सिर्फ करो। शायद तुम किसी किस्म की वर्जिश कर रही थी, लेकिन मुझे एक बात पर शदीद हैरत है। क्या? उसने उसके साथ एक सिमत चलते हुए पूछा। उसके जिस्म से सब्ज रंग के सयाल का एक कतरा भी नहीं टपक रहा था और वो बाहर निकलते ही बिल्कुल खुश्क हो गया था। अलबत्ता गहरा सब्ज रंग बहुत अजीब नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर, जिसके दरमियान उसकी आंखों की सफ़ेदी और आंखों की पुतलियों की स्याही बस उसके बाकी जिस्म से मुख्तलिफ लगती थी, वरना उसे बाआसानी सब्ज औरत कहा जा सकता था। मैंने उसे खोलते हुए सयाल से धुआं बुलंद होते हुए देखा है। उसका दर्जा हरारत क्या था? गार्दा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और इस तरह एक और सफ़ेदी का इजाफा हो गया, यानी उसके दांत, जिन पर यह सब्ज रंग नहीं चढ़ा था, वरना होंठों पर भी सब्ज रंग ही था और उनकी गुलाबियां उसमें गुम हो गई थीं। इतना कि इंसानी जिस्म बर्दाश्त ना कर सके। मैं महसूस कर रहा था, लेकिन तुम उसके अंदर थी। हाँ, ये एक किस्म का गुस्ल है जो जिस्मानी मौजूनियत के लिए ज़रूरी होता है, और ये सब्ज रंग, इसमें केमिकल्स हैं जो अज़ा के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर तुम इस सिलसिले में कौन कौन से नए तजर्बात का इजाफा करोगी? गार्था ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक रेशमी लतीफ़ पर्दे को हटाकर अंदर दाखिल हो गई। छोटा सा कैबिन नुमा कमरा था जिसमें इंतहाई कीमती और नफीस कुर्सियां लगी हुई थीं। दरमियान में एक छोटी सी गोल मेज भी मौजूद थी। गार्था ने लेचाक को बैठने की पेशकश की और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। तब गार्था उसके साथ बैठकर बोली, पहले ये बताइए आपकी क्या खातिर करूं? जो चीज चाहे मंगवा लो, लेचाक ने जवाब दिया, और गार्था ने एक तरफ दीवार में लगे हुए इंटरकॉम पर हदायत जारी कर दी। पहले ये बताइए कि क्या मैं आपके क़याम का बंदोबस्त करूं? मैं एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूं और मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रुकूंगा और उसके बाद वापस चला जाऊंगा। यकीनन कोई इतना ही अहम काम होगा जिसके लिए आपको इस तरह आना पड़ा। 100%। वैसे मैं फिल वक्त तुम्हारे ही बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में इतनी गुफ्तगू कर चुके हैं मिस्टर लेचाक कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। बहरहाल फरमाइए, ये गर्म सियाल और उसमें तुम्हारे जिस्म का जिंदा सलामत रहना मेरी समझ में नहीं आया। आप अपने यहाँ आमद का मकसद भूल गए मिस्टर लेचाक और इस सियाल के चक्कर में पड़ गए। बस यूँ समझ लीजिए कि इन खवातीन को जो इस सियाल के हौज़ तक पहुँचती हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ मशकों से गुजरना होता है और ये मशकें तकरीबन 1 माह जारी रहती हैं। उसके बाद उस हौज़ में उनका जिस्म बेशिकन और बेदाग हो जाता है और उसके बाद कोई अच्छे से अच्छा आदमी ये नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 50 या 55 साल है। लोग यकीनी तौर पर उनकी उम्र के 22 साल या 25 साल खुद ब खुद कम कर देते हैं। बाकी उनका हक है कि वो उन सालों को कुछ और कम कर दें। लेचाक पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर जैसे उसके जहन को एक झटका सा लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई तुम्हारे इस तिलस्म खाने में आने के बाद अच्छे अच्छे लोग सहरज़दा हो जाते हैं। माय डियर गार्था, मैं अपने आमद का मकसद फौरी तौर पर बयान कर रहा हूँ, हालांकि मेरा जहन अभी तक वहीं उलझा हुआ है। इसी वक्त एक ट्राली किसी मशीनी अमल के तहत अंदर दाखिल हुई और उस पर सजे हुए बर्तन गार्था ने उठाकर मेज पर रख दिए। ट्राली उसी तरह पुरअदब अंदाज में वापस चली गई। लेचाक ने सनसीखेज निगाहों से उस ट्राली को देखा और बोला, हम लोगों ने जिंदगी भर सरमाया इकट्ठा किया है, लेकिन मशीनें इस तरह हमारी हदायत पर अमल नहीं करती। इससे बेहतर तो तुम हो।
आप ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं बहुत मगरूर हो जाऊंगी। तुम पर तो हम गरूर करते हैं। बहरहाल सुनो, इस बार भी तुम्हारी जिम्मेदारियां ओशियन ट्रेजर ही के सिलसिले में हैं। गार्था ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोली, हाँ मैं जानती हूँ, आजकल दुनिया के बड़े बड़े सरमायादारों के जहन में समुंदर दाखिल हो गया है, मगर मसला क्या है? दरअसल हम लोगों ने जिस मुनफरिद काम का आगाज़ किया है उसमें अपनी इनफरादियत बरकरार रखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी पैमाने पर और बाज़ जगह प्राइवेट तरीके से समुद्री मामलात में काम हो रहा है और बहुत से लोगों से इंतहाई कीमती मालूमात हासिल कर ली हैं। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि जहाँ भी कहीं कोई ऐसी अहम मालूमात हासिल की जाती है जो आम ना हो और जो हमें फ़ायदा दे सके, वहाँ से वो तमाम तफसीलात हमें मौसूल हो जाती हैं और हमारी इनफरादियत कायम रहती है। वो लोग मंसूबा बंदी करते हैं और हम उनसे पहले बहुत अमल शुरू कर देते हैं और इस तरह हमें जो फ़ायदे हासिल हो चुके हैं वो भी तकरीबन तुम्हारे इल्म में ही है। चुनाचा इस मंसूबे के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तर जिम्मेदारियाँ तुम्हारे शानों पर हैं। तो क्या आपने जो काम मेरे सुपुर्द किया है उसमें कभी आपको किसी दिक्कत या मासूमियती का सामना करना पड़ा? हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि जब गायन श्यूरियन ने ये बात महसूस की कि जिस मसले के लिए वो काम करना चाहते हैं वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं, तो फिर मजमूई तौर पर गार्था ही का नाम लिया गया। यकीनन और गार्था ने कभी आपको मायूस नहीं किया और ना अब मायूस करेगी, लेकिन कुछ तफसीलात बाकी रह गईं। मेरा मतलब है कि वो कौन सा मुल्क है और वो कौन लोग हैं जिनके बारे में आप ये महसूस करते हैं कि वो आम लोगों के बस की चीज़ नहीं। मैं उसी सिमत आ रहा हूँ। दरअसल कुछ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में ये काम शुरू किया है। यूँ समझ लो कि उनके ज़रिए हमारे चंद अफराद को नुकसान भी पहुँच चुका है। तुमने यकीनी तौर पर हमारी एक फिल्म टॉम एटलस के बारे में सुना होगा जो मिस्टर रॉबर्ट हाक के सुपुर्द थी। यकीनी तौर पर टॉम एटलस गालबन जापान में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस मिस्टर रॉबर्ट हाक अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं और उनकी मौत अपने चंद साथियों के साथ जापान में हुई है और उसी पार्टी के ज़रिए। ओह बहुत अफसोसनाक खबर है। मिस्टर रॉबर्ट हाक ने, मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ थी। मिस्टर रॉबर्ट हाक मारे गए, ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ और भी बहुत से अफराद। बहरहाल वो एक अलग मसला है। तफसीलात ये हैं। लेचाक उसे शाबान की खसूसियात के बारे में तफसीलात से बताने लगा। फिर गार्था ने कहा, अगर उसके अंदर आम इंसान से हटकर कोई ऐसी खूबी है तो फिर हम यकीनी तौर पर उसे कोई मशीनी रद्द अमल कह सकते हैं। वो जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम इस बात को हम तस्लीम कर चुके हैं कि अगर वो चाहें तो बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। और असल मसला ये भी है कि समुद्री मालूमात के सिलसिले में आम लोगों को इस अंदाजे में मुतवज्जा नहीं होना चाहिए। उस शख्स ने जो तफसीलात दुनिया के सामने पेश की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। वो कहता है कि समुंदर में इंसानी बका के लिए बहुत कुछ है और ये बात तुम जानती हो कि दुनिया के जज्बाती लोग उसके मकसद से भरपूर ताउन करेंगे और इस तरह वो हमारे रास्तों का पत्थर बन सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर लेचाक? आप बराह रास्त इस सिलसिले में काम करेंगी। हालांकि हमने ये फैसला किया था कि इस इदारे को तबाह बर्बाद करके उनके तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तुम जानती हो कि गायन श्यूरियन के सोचने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है और वो आम लोगों से हटकर सोचते हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह उनके पास कुछ और मालूमात आ सकें तो क्या हर्ज है। और फिर ये सूरत हाल भी उनके जहन में है कि हो सकता है वो शख्स हमारे लिए कार आमद हो। चुनाचा तय ये पाया है कि आपसे रजू किया जाए और ये दरख्वास्त की जाए कि आपके तरह वहाँ जाकर उन हालात पर निगाहें दौड़ाएं और मुफसिल रिपोर्ट हमें दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उस इदारे को तबाह कर दें, क्योंकि ये बात मंसूबे में शामिल नहीं, लेकिन वो नौजवान जिसमें ये खूबियाँ बताई गई हैं हमारी तवज्जो का मरकज़ है। और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मिस गार्था वर्था अगर किसी नौजवान को अपने कब्ज़े में करना चाहें तो फिर दुनिया की कोई कुव्वत उन्हें इस बात से नहीं रोक सकती। क्या उसे ख़त्म करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
कम अज कम उस वक्त तक बिल्कुल नहीं, जब तक कि आप इस बात से मायूस ना हो जाएं कि वो आपके या हमारे कब्जे में नहीं आता। गार्थाबर्ता के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, भला ये कैसे मुमकिन है कि गार्था किसी को अपना दोस्त बनाना चाहे और वो उसके अलावा किसी और का नाम लेने के काबिल रह जाए? तो फिर आप कब से ये काम शुरू कर रही हैं? फौरी तौर पर अगर आपकी यही हदायत है तो यहाँ इस जगह आपको जो नुकसानात पहुँचेंगे उनके सिलसिले में आपने क्या सोचा? कुछ नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि मेरा ये काम अव्वलियत रखता है, तो उसके बाद मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए और कुछ नहीं रह गया। चुनाचा मैं इजाज़त चाहता हूँ, जैसा आप मुनासिब समझें, गार्था ने कहा। और उसके बाद वो लेचाक को ब्यूटी पार्कोना के बैरूनी हिस्से तक छोड़ने के लिए आई, जहाँ से उन्हें अपने आइंदा प्रोग्राम का आगाज़ करना था। असद शेरादी की खुशबख्ती थी कि उसने अमीर अर्तका के लिए अपनी कोठी में बंदोबस्त किया था और काफ़ी बेहतरीन इंतजामात किए थे। मिस्री नसात अमीर अर्तका के बारे में उसे अच्छी खासी मालूमात हासिल हो चुकी थी, लेकिन अब जब अमीर अर्तका एयरपोर्ट पर उतरा तो असद शेरादी को यह एहसास हो रहा था कि उसकी मालूमात इंतहाई नाकस थी। वो तो शुक्र था कि अमीर अर्तका के 2 नुमाइंदे उसके आने से एक हफ्ते कबल असद शेरादी के पास पहुंच गए थे। ये मिस्री बाशिंदे थे और उन्होंने इत्तला दी कि अमीर अर्तका आ रहा है और उसने उन्हें यहाँ इंतजामात करने के लिए भेजा है। असद शेरादी ने उन दोनों का बेहतरीन इस्तकबाल किया और उन्हें एक आला किस्म के होटल में क़याम पजीर कराया। उनके लिए तमाम इंतजामात कर दिए गए और मुख्तसरन उसने अमीर अर्तका के बारे में सवालात किए, जिनका उन लोगों ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, लेकिन तफसील उन्हें शायद खुद भी नहीं मालूम थी, या मालूम थी तो उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त भी एयरपोर्ट पर अमीर अर्तका की आमद के लिए इंतजामात खुद उन्हीं दोनों अफराद ने किए और उन्हें सरकारी अमदाद हासिल थी, क्योंकि अमीर अर्तका बड़े सरमायादारों में शुमार होता था। चुनाचा उसे बहुत आसानियाँ फराहम की गईं। इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर असद शेरादी दरदाना और दूसरे चंद ऐसे अफराद मौजूद थे जिनका ताल्लुक असद शेरादी के इदारे से था। वहाँ असद शेरादी अमीर अर्तका को अपने मकासद से पूरी तरह रोशनास करने लगा। अमीर अर्तका उससे हर मसले में मुत्तफिक था। उधर दरदाना को कैप्टन एडगर मुआर्लस के इस्तकबाल की हदायत कर दी गई थी। चुनाचा वो एयरपोर्ट पर एडगर मुआर्लस का इंतजार कर रही थी। एडगर मुआर्लस को एयरपोर्ट से उसी इमारत में लाना था और इसका तमाम बंदोबस्त कर लिया गया था। चुनाचा दिन को 12 बजे उन्होंने कैप्टन एडगर मुआर्लस का इस्तकबाल किया, जो दरदाना के साथ यहाँ पहुँचा था, और उसका सामान कोठी पर पहुँचा दिया गया। यहाँ पर एडगर मुआर्लस की मुलाकात अमीर इर्तका से हुई। असद शेरादी ने उन दोनों का तारुफ कराया। एडगर मुआर्लस सूरत ही से किसी जहाज का कैप्टन मालूम होता था और उसकी चौड़ी कदोकामत और तांबे जैसी रंगत उसे एक ताकतवर और मजबूत इरादे का मालक शख्स जाहिर कर रही थी। अमीर अर्तका ने उससे भी बड़ी बेतकल्फी से गुफ्तगू की और उसके बाद उसे भी उस इमारत का मुआयना कराया गया। कैप्टन एडगर मुआर्लस ने भी इस इमारत को देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया था और फिर उसने कहा, मैंने एक तवील जिंदगी समुंदर में गुजारी है और समुंदर को बहुत करीब से देखा। ये सब कुछ देखने के बाद कम अज कम मुझे एक एतमाद ज़रूर हासिल हुआ, वो ये कि जो लोग उसके सिलसिले में कुछ कर रहे हैं वो समुंदर को जानते हैं, और जितना नहीं जानते वो आपके साथ सफ़र करके जानने लगेंगे। मिस्टर एडगर मुआर्लस, मेरी तमाम तर खिदमात इसी सिलसिले में हाजिर हैं। कैप्टन एडगर मुआर्लस और अमीर इर्तका को कोठी में बेहतरीन डिनर दिया गया और बड़ा एहतमाम किया गया था। डिनर के बाद फिर एक नशस्त रही और उस नशस्त में आगे के प्रोग्राम तय होने लगे। अमीर इर्तका ने कहा, मिस्टर एडगर मुआर्लस, यहाँ के तमाम मामलात से मैं पूरी तरह मुतमिन हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी इन मकासद से पूरी तरह मुत्तफिक होंगे जो मिस्टर असद शेरादी के जहन में हैं। इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया के बेशतर ममालिक में असद शेरादी का तज़किरा हो रहा है और उस नए तसव्वुर को बड़ी अहमियत दी जा रही है। उसका अंदाज़ा इस इमारत से मुतल्लक लोगों की दिलचस्पी से होता है। अगर हम अपनी बैरूनी मुहिम पर जल्द अज जल्द निकल जाएं तो मैं समझता हूं कि ये काम ज़रा तेज़ रफ्तार हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है?
मैं अपने वतन से आते हुए ये हदायत करके आया हूँ कि अब मैं एक तवील अरसे तक वापस नहीं आऊँगा। इसका यही मकसद है कि मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। तीसरी नशस्त में एडगर मॉर्लस ने एक और शख्स का तज़किरा करते हुए कहा, हम अपने साथ यकीनी तौर पर प्रोफेसर बैरन की कमी महसूस करेंगे, और अगर प्रोफेसर बैरन हमारे साथ हो जाए तो यूं समझ लीजिए कि हमने समुंदर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। ये प्रोफेसर बैरन कौन हैं? हमारी उसकी मुलाकात यूरुग्वे में होनी होगी। यूरुग्वे में वो रहता है और समुद्री दुनिया से उसका गहरा ताल्लुक है। कैप्टन एडगर मॉर्लस प्रोफेसर बैरन की कहानियां सुनाने लगा और अमीर अर्तका ने हंसते हुए कहा, इसका मकसद है कि प्रोफेसर बैरन को हमारे साथ ज़रूर होना चाहिए। हाँ, यकीनन प्रोफेसर बैरन का एक भरपूर जायज़ा लिया जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ मिस्टर मॉर्लस, आप उनसे राब्ता कायम करके अपना मकसद उन पर ज़ाहिर कर दें, ताकि जब हम यूरुग्वे पहुँचे तो वो तैयार मिलें। बहरे ओकियानूस में जब हमारा जहाज़ क़याम पजीर होगा तो हम प्रोफेसर बैरन को अपने साथ शामिल कर लेंगे। और प्रोफेसर बैरन की शमूलियत से एक ख्याल मेरे जहन में और आता है, यकीनी तौर पर हमारे उस जहाज़ में एक लेबॉर्ट्री का बंदोबस्त भी होना चाहिए, ताकि प्रोफेसर बैरन समुंदर से हासिल होने वाली तमाम अशिया का वहीं तज्जिया कर सकें, बशर्ते कि प्रोफेसर हमें दस्तयाब हो जाए और हमारे साथ सफ़र करने पर आमादा हो। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप सकते हैं मिस्टर असद शहरादी, मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। और उसके बाद उन लोगों के दरमियान बाकी तमाम मामलात भी तय हो गए और फिर एक दिन उसको तमाम साजो सामान के साथ रवाना कर दिया गया। कैप्टन एडगर मॉर्लस भी उसके साथ हुआ था। लंबी स्याह रंग की कार एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। बावर्दी ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। कार की अकबी नशस्त से खूबसूरत और दराज कामत गार्था नीचे उतर आई। वो एक पुरतकल्लफ लिबास में मलबूस थी और उसके सर पर बड़ा हैट नजर आ रहा था। बरामदे में खड़े हुए दो अफराद तेजी से आगे बढ़े और गार्था के करीब पहुंचकर उन्होंने गर्दनें खम कर दी। गार्था नज़ाकत से पुरवकार अंदाज में चलती हुई उनके साथ आगे बढ़ी और उन्होंने सदर गेट खोल दिया। फिर वो गार्था को साथ लेते हुए उस बड़े से हाल नुमा कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए, जिसकी दोनों सिमत बड़ी सी राहदारियां बनी हुई थी। दरमियान में वसीओ अरीज हाल था और उस हाल में इस वक्त बेशुमार नौजवान लड़के और लड़कियां मार्शल आर्ट की मशक कर रहे थे। वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थे और हल्की हल्की सिसकियां और आवाज़ें उभर रही थीं। मार्शल आर्ट के बेहतरीन मुजाहरे हो रहे थे। गार्था उन दोनों की रहनुमाई में चलती हुई एक राहदारी के आखिरी गोशे में पहुंची और यहाँ एक कुर्सी पर बैठ गई। वो दोनों अफराद उसके पीछे खड़े हो गए। तब गार्था ने अपने पर्स से सिगरेट केस और सिगरेट होल्डर निकाला और उस ने एक सिगरेट होंठों में दबा लिया। दोनों आदमियों में से एक ने जेब से सुनहरी रंग का लाइटर निकाला और उसका शोला गार्था के सिगरेट के सिरे से लगा दिया। गार्था ने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश लिए और गहरा गहरा स्याह धुआं छोड़ते हुए नीमबाज आंखों से हाल में मशक करने वालों को देखती रही। दोनों मुअद्दब और अचानक खामोश खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद गार्था ने अचानक अपनी नशस्त छोड़ दी और उसके मुंह से आवाज निकली, गर्निया और कोरा कोले को मेरे पास पहुंच जाओ। उसके बाद वो राहदारी की दूसरी जानब मुड़ गई और एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। गार्था ने एक अलमारी से सफेद रंग का ढीला ढाला लिबास निकाला और बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो बाथरूम से बरामद हुई तो दो खूबसूरत लड़कियां मार्शल आर्ट के लिबास में उसके इस्तकबाल के लिए तैयार थीं। गार्था को देखकर वो दोनों झुक गईं और गार्था एक कुर्सी पर जा बैठी। सफेद लिबास में वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर पानी की हल्की हल्की बूंदें उसे और दिलकश बना रही थीं। साफो शिफाफ चेहरे पर एक अजीब सी तमक्कनत छाई हुई थी। फिर उसने दोनों लड़कियों को घूरते हुए कहा, कोरा और गर्निया, तुम दोनों बिल्कुल फिट हो। जी मैडम, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें कुछ अरसे के लिए बाहर की दुनिया की सियाहत करा दूं। मैडम का हुक्म हमारे लिए ईमान का दर्जा रखता है। हो सकता है इस मुहिम में हमें काफ़ी जिस्मानी वर्जिश करना पड़े। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? 100% मैडम, दोनों लड़कियों ने बीक वक्त जवाब दिया। तो फिर जाओ, तैयारियां करो।
किसी भी वक्त मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए तलब कर सकती हूँ। गार्था के चेहरे पर गहरे गौर फिक्र के आसार थे। फिर उसने टेलीफोन का रसूर उठाकर किसी के नंबर डायल किए और उसे कुछ हदायत जारी करने लगी। रसूर अपनी जगह रखने के बाद वह उठी और मेज पर पड़े हुए परस से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। काफी देर तक वह सिगरेट के गहरे गहरे कश लेती हुई खिला में घूरती रही। फिर एक दराज कद आदमी अंदर दाखिल हो गया और उसने उस एक सफेद किताब गार्था के सामने रखकर उसका पहला सफ़ा खोल दिया। गार्था किताब पर झुक गई थी। उसने उस किताब पर देर तक निगाहें जमाए रखीं और फिर उस शख्स से कलम तलब करके एक नाम पर निशान लगा दिया। यह किसी फादर जोलिस का नाम था। किताब को बंद करके उसने सामने खड़े हुए आदमी से कहा, फादर जोलिस को इत्तला दो कि सिस्टर कैरोलिना उनके पास एक अहम मकसद के तहत आना चाहती हैं। जी मैडम, फरीद हदायत, इस शख्स ने मशीनी लहजे में कहा। वो तुम तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगी, गार्था ने जवाब दिया और वो शख्स गर्दन खम करके किताब उठाकर वहां से बाहर निकल गया। तकरीबन 3 दिन के बाद गार्था गिरजाघर की कंवारियों के मुकद्दस लिबास में अपने दोनों साथियों लड़कियों गरीना और कोरा का इंतजार कर रही थी। गरीना और कोरा भी इस लिबास में उसके पास पहुंची। वो मुकद्दस नफीस बहुत पुरवकार नजर आ रही थी। दोनों लड़कियों को उसने मुतमिन निगाहों से देखा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कलाई पर बंधी हुई नन्ही सी घड़ी में वक्त देखकर उसने कहा, हम वक्त से कुछ पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं तो कोई हर्ज नहीं। लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया। गार्था बाहर निकली तो वही शख्स उसके सामने आ गया जिसे उसने उस दिन हदायत जारी की थी। उसने पूछा, सामान बहिफाजत पहुंचा दिया गया है? यस मैडम, उस शख्स ने जवाब दिया। ठीक है, चलो। वो शख्स गार्था के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गया। तैयारे की रवानगी में अभी कुछ देर थी। गार्था ने उसे हदायत की और वो गर्दन खम करके आगे बढ़ गया। गार्था अपनी साथी लड़कियों के साथ वेटर रूम में दाखिल हो गई। जब वो वेटिंग रूम में दाखिल हुई तो 2 शरीर से नौजवानों ने उसे देखा और उनमें से एक ने अपने साथी से कहा, आह कितना जुल्म है, इन मुकद्दस कंवारियों को देखो, उनके चेहरे देखो और उनके कदो कामत और उनकी जिसामत देखो और उनका लिबास देखो। मैं कहता हूँ ये जुल्म नहीं है। क्या इन लोगों को देखकर दिलो दिमाग पर काबू रखा जा सकता है? अमीर अर्तका हाशमी और कैप्टन अडगर मुआर्लस को गए हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। असद शरादी और दरदाना वगैरह अपने काम में मसरूफ थी। असद शरादी ने इस दौरान वो तमाम इंतजामात करने शुरू कर दिए जो उसकी अदम मौजूदगी में उसके कायम करदा इदारे को बाआसानी चलाने के लिए कार आमद हो सकते थे। ऐसे अहम तरीन लोगों को उसने मुख्तलिफ अमूर पर मुतय्यन कर दिया जिनके बारे में वो ये जानता था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके मकसद को पूरी तरह संभाले रखेंगे। इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र नाम अरशद मिर्ज़ा का था। अरशद मिर्ज़ा बहुत ही मुस्तैद और ज़िम्मेदार आदमी था। ओशिनोग्राफी से खुद भी बहुत दिलचस्पी रखता था और इस सिलसिले में बहुत सी डिग्रियां उसके पास थीं। असद शरादी ने खसूसी तौर पर उसको मुनज़्ज़म आला मुकर्रर किया और उसे खसूसी हदायत जारी करते हुए अपने मकसद की थोड़ी बहुत तफसीलात बता दी। उसने कहा था, अरशद डियर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने जहन में मेरी इन मसरूफियात को रखो कि मैं तुमसे मुख्तलिफ तरीक़ों से राब्ता कायम करता रहूँगा। हो सकता है मेरी रवानगी के ये लम्हात बहुत ज़्यादा तवील ना हों और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत दूर चला जाऊँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैं मुमकिन है एक मुख्तसर सफ़र करूँ और ये भी मुमकिन है कि हमारा ये सफ़र तवील हो जाए। तुम्हें पूरी खुश असलूबी से ये तमाम मामलात चलाने हैं और इस सिलसिले में मेरी कमी को किसी भी तरह महसूस ना होने देना। मैं अपनी मकदूर भर कोशिश जारी रखूँगा जनाब, आप कतई तौर पर मुतमिन रहें। अरशद मिर्ज़ा ने जवाब दिया और असद शरादी का ये ख्याल दुरुस्त ही निकला। वो जानता था कि अर्तका हाशमी और ख़ास तौर से कैप्टन अडगर मुआर्लस भी इस मामले में उतनी ही दिलचस्पी ले रहे हैं जितनी दिलचस्पियां खुद उसके अपने जहन में मौजूद हैं और यकीनी तौर पर वो बहुत बरक रफ्तारी से अपना अमल करेंगे। और उसका अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब अर्तका हाशमी की तरफ से उसे दावतनामा मौसूल हो गया। अर्तमा हाशमी ने लिखा था कि वो अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ मिस्र पहुंच जाए। वो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। चुनांचे असद शरादी ने फौरी तौर पर इंतज़ामात का आगाज़ कर दिया।
शाबान को इन मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि कई बार असद शेरादी ने उससे इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका था, और जब भी उसने शाबान से इस मौजू पर बातचीत की, शाबान ने कहा कि वह उनके हर अमल के साथ पूरी तरह मुत्तफिक है और सिर्फ इसलिए खामोश रहता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो मौजू तरीन है। बहरहाल इस सिलसिले में असद शेरादी को कोई परेशानी भी नहीं थी और तमाम तर तैयारियां करने के बाद बल आखिर वो वहां से रवाना हो गए। अर्तका हाशमी को उन्होंने अपनी काहरा आमद की इत्तला दे दी। काहरा एयरपोर्ट पर अर्तका हाशमी के चंद नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। दर्दाना और शाबान भी खामोशी से उन लोगों के साथ चल पड़े। उन लोगों को एक हसीन तीन इमारत में ले जाया गया जो कदीम जदीद तरतमीर का हसीन इम्तजाज थी। उस इमारत में मुलाजमीन की पूरी फौज थी। रास्ता उतना ही दिलकश था कि दर्दाना और शाबान उसे मुसर्रत भरी निगाहों से देखने आए थे। उन्हें एक अजीब दुनिया नज़र आ रही थी। इमारत में पहुंचने के बाद मुलाजमों का अंदाज भी उन्हें बेहद पसंद आया और शाबान ने सरगोशी के अंदाज में दर्दाना से कहा, आंटी हम लोग जापान गए थे, वहाँ का तर्ज मुआशरत अजीब नौइयत का था और उसमें मुझे भी लुत्फ़ आया, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी देखकर बड़े अजीब से एहसासात होते हैं। मसलन दर्दाना ने सवाल किया, ये सब कुछ मुझे ख्वाबों जैसा मालूम होता है। आप इन लोगों को देखिए, कैसे अनोखे लिबास पहने हुए हैं और इनका अंदाज कैसा है। दुनिया के बहुत से गोशे ऐसे हैं शाबान जो हमने अभी नहीं देखे। वहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ अंदाजे नज़र आते हैं और हर तब्दील शुदा शय ज़्यादा दिलकश होती है। वैसे आंटी, इस मुल्क में बारे में आपने मुझे जो कुछ बताया है या जो कुछ मैंने पढ़ा है वो अजीब नहीं है। हाँ, यहाँ के अजायबात दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखते हैं। क्या हम सब को देख सकते हैं? क्यों नहीं, हम यहाँ सियाहत करेंगे और ख़ुद मेरे दिल में भी यहाँ के उन वारदात को देखने की शदीद आरज़ू है जिनकी कहानियाँ दुनिया की ज़बानों पर आम है। यहाँ तुम्हारी आमद एक तवील तरीन प्रोग्राम के तहत है। चुनाचा इस प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा ये है कि तुम काहरा बल्कि मिस्र के जिस गोशे की चाहो सैर करो। तुम्हारे लिए हर वो इंतज़ाम हो जाएगा जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो, यकीनी तौर पर। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम कार्रवाइयों के बारे में तुमसे मालूमात हासिल करूँ। अमीर अर्तका हाशमी जिनके लिए हमने ये तमाम झगड़ा फैलाया है। अमीर अर्तका हाशमी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, इससे पहले होने वाली गुफ्तगू का मकसद यही था कि इब्तदाई वक्त में तुम अपने जहन पर इस किस्म का कोई बोझ ना डालो और काहरा की सैर करके मेरी मेज़बानी का लुत्फ़ हासिल करो। बाद में हम उसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर तुम इसके लिए बेचैन हो तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, डियर असद शेरादी, कि सब कुछ तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही हुआ है और उसकी तस्दीक तुम अपने करीबी दोस्त मुआरलस से कर सकते हो। असद शेरादी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, नहीं, मैं तस्दीक नहीं करूंगा अर्तका हाशमी, क्योंकि मुझे तुम पर भी उतना ही एतमाद है जितना कैप्टन अडगर मुआरलस पर। दोनों मुस्कुरा दिए। बहरतौर डिनर के बाद काफ़ी पुरतकल्लफ और पुरलुत्फ़ वक़्त गुजरा। इस वक्त खसूसी तौर पर असद शेरादी ने शाबान का अमीर अर्तका हाशमी से तारुफ कराया और कहा, मैंने अपने साथी, अपनी सेक्रेटरी मिस दर्दाना और अपने करीबी दोस्त मिस्टर शाबान को साथ रखा है। ये यकीनी तौर पर हमारे बेहतरीन मुआवन होंगे। शाबान क्या समुद्रों के बारे में कुछ मालूमात रखता है? हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे ये हमारे लिए नहायत कार आमद नौजवान साबित हो सकता है। इसे मिस्र की दो खूबसूरत रकाओं से बचाना, क्योंकि ये बेमिसाल हुस्न का मालिक हैं। अर्तका हाशमी ने कहा। अरसद शेरादी ने चोर निगाहों से शाबान को देखा, लेकिन फिर उस बात से वह मुतमिन हुआ कि शाबान अमूमन ऐसी बातों की जानब तवज्जो नहीं देता था और अपनी दुनिया ही में मस्त रहता था, बशर्ते कि उसे किसी खास बात की तरफ मतवज्जा ना किया जाए। अमीर अर्तका हाशमी ने ये अल्फाज बेतकल्फ़ी से इसलिए कह दिए थे कि वो शाबान के और असद शेरादी के दरमियान मौजूद रिश्ते को नहीं जानता था, जबकि असद शेरादी के दिल में शाबान के लिए एक बुजुर्ग ही का जज्बा मौजज़न था और दर्दाना भी खामोश ही रही थी। दिल ही दिल में वो हंसते हुए कह रही थी कि शाबान उसके तसव्वुरात से कहीं आगे की चीज़ है। बहरतौर अर्तका हाशमी और कैप्टन अडगर मुआरलस चले गए
तो दर्दाना और असद शराजी के दरमियान गुफ्तगू होने लगी। असद शराजी ने कहा, मिस्र मेरे लिए अजनबी जगह नहीं, और शायद अर्तका हाशमी ने भी यहाँ के वो गोशे ना देखे हों जो मैं देख चुका हूँ। चुनाचा बेहतर ये होगा कि तुम और शाबान सैर व सियाहत करो। अगर वो चाहता है कि हम कुछ दिन तक इस मौजू पर गुफ्तगू ना करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और आप इस दौरान क्या करेंगे जनाब? यहाँ मेरे बहुत से शनासा हैं और मैं उनसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ। दर्दाना ने गर्दन हिला दी। दूसरे दिन दर्दाना और शाबान बाहर निकल आए। उनके लिए एक खूबसूरत कार मुहैया कर दी गई थी। दर्दाना शाबान को मिस्र के इंतहाई अहम मकामात की सैर कराने लगी, जिनमें अबुल होल का मुजस्समा और अहराए अमीन और दरियाए नील का साहल शामिल था। फ़राइन के ज़मीन दोज़ मकबरे देखकर शाबान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सदियों से सोए हुए उन इंसानों को देखकर शशदर रह गया था जो अपनी अहम तारीख रखते थे। दर्दाना उसे उनके बारे में बता रही थी। ओह आंटी, इंतहाई पुर इसरार जापान में हमने इन चीज़ों के मुकाबले में कुछ नहीं देखा। हाँ, दुनिया की तारीख अलग अलग है और मकामात अपनी एक अलग हसीयत रखते हैं। ये मकबरे मिस्र में जगह जगह फैले हुए हैं और अब भी ये कहा जाता है कि बहुत से ऐसे मकबरे ज़मीन में दफन हैं जो दरियाफ़त नहीं हो सके और वहाँ मिस्र की तारीख सो रही है। शाबान इन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहा था और उसके अंदाजे से बिल्कुल ये ज़ाहिर नहीं होता था कि वो किसी उलझन का शिकार है या उस मकसद के बारे में गौर कर रहा है जिसके लिए उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किया। ये उसकी फितरत का एक अजीब पहलू था। दर्दाना को वो तस्वीर भी याद थी जिसके बारे में शाबान ने अपने अजीब जज्बात का इजहार किया था। बहरतौर ये मसला अभी तक दर्दाना के अपने जहन में था। हालांकि उसने फैसला किया था कि असद शराजी से उस मौजू पर तवील गुफ्तगू करेगी, लेकिन उसका मौका नहीं मिल सका। गर्ज ये कि वक़्त बड़ा पुरसकून गुजरता था। अमूमन दर्दाना और शाबान सैर व सियाहत के लिए निकल जाते। उन्होंने मिस्र की तमाम जगहें देख ली। वैली ऑफ किंग्स खूबसूरत इलाके को देखकर शाबान बहुत मुतासर हुआ था और उसने दोबारा भी वहां जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। दर्दाना ने कहा कि ये काम मुश्किल नहीं। वैली ऑफ किंग्स के गाइड ने बताया कि पूरे चांद की रात वैली ऑफ किंग्स में एक अनोखा समा पेश करती है और पूरा चांद चंद ही रोज़ के बाद था। चुनाचा दर्दाना ने फैसला किया कि वो वैली ऑफ किंग्स पूरे चांद की मुद्दत में देखा जाएगा। फ़िरौन के बहुत से मकबरों का मजमूआ जो एक शहर खमोशा की हैसियत रखता था और उसके बारे में बड़ी तफसीलात से शाबान और दर्दाना ने मालूमात हासिल की थी। वक़्त गुजरता रहा। फिर तीसरे चांद की रात को ये लोग वैली ऑफ किंग्स की जानब चल पड़े जो एक दूर दराज मकाम पर वाक़या था और यहाँ पर एक ऐसा अनोखा और दिलचस्प वाक़या पेश आया जिसने उन मामलात में एक हलचल पैदा कर दी। फादर जोलिस मजहबी आदमी था और बैनुल अक़वामी कैथोलिक मशीनरी के एक अहम तरीन रुकन भी थे। मकामी कैथोलिक चर्च में वो बहुत अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। दुनिया भर के मजहबी अमूर से मुतअल्लिक़ अफराद उनसे मुलाकात के लिए आते रहते थे और फादर जोलिस हस्बे तौफीक उनकी खातर मदारत किया करते थे। वैसे बराह रास्त ताल्लुक़ होने की वजह से उनके मसाइल भी महदूद नहीं थे। मिस्टर कैरोलिना की आमद की इत्तला उनके लिए खुशकन थी और वो उसके इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। मैं उन्हीं से मिलना चाहती हूँ। अफसोस खातून, वो अभी तो आपसे ना मिल सकेंगे। क्यों, कुछ मसरूफ़ हैं वो? इस वक्त वो मुल्क में नहीं हैं। ओहो, कहाँ गए हैं? बस ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो सीगा राज में रखने को कहे जाते हैं। आपको यहाँ हर तरह की मालूमात फराहम की जा सकती है। वैसे उनके कायम मकाम अरशद मिर्ज़ा साहब हैं, लेकिन इत्तफाक से अरशद मिर्ज़ा भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं और मुझे इंचार्ज बनाकर गए हैं। गार्था के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र के आसार नजर आए। फिर उसने खूबसूरत नौजवान को देखते हुए कहा, तुमने अपना नाम शाहद खान बताया था ना? हाँ मोहतरम खातून, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि इदारे से मुतल्लक मुझे वो तमाम मालूमात हासिल हैं जिनकी आपको तलब है। आप बराह करम
पहले हमारे इस इदारे में होने वाले काम का जायज़ा ले लीजिए। यही मैं चाहती हूँ। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि पहले हमारे नज़रियात को समझ लीजिएगा। आपकी आमद से मुझे जिस कदर खुशी हुई है वो नाकाबिले बयान है। नौजवान ने उन तीनों पर एक गहरी निगाह डालते हुए कहा और गार्था या मैडम कैरूला अपनी जगह से उठ गई और उसके बाद शाहिद खान अपनी इमारत के मुख्तलिफ गोशों की सैर कराता रहा। उस जगह पहुंचने के बाद जहां समुद्रों को दीवारों पर नक्श कर दिया गया था, गार्था और उसके साथी लड़कियां दिलचस्प निगाहों से उन मनाज़र को देखने लगी जो समुद्र की गहराइयों से मुतअल्लिक़ थे। गार्था ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, आह ये सब कुछ तो समुद्र में मौजूद है या सिर्फ एक तख़ील है। नहीं मोहतरम खातून, ये तमाम तस्वीर जो इस दीवार पर आवीज़ा की गई हैं और जिन्हें उन पर पेंट किया गया है हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं। समुंदर की गहराइयाँ यही शक्ल रखती हैं, मगर वो कौन है जिन्होंने समुंदर में इतना नीचे उतरकर वहाँ की तस्वीर हासिल की। हमारे पास इसका माकूल इंतज़ाम है और बहुत से वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। बिलाशुबा ऐसे काम आसानी से तो नहीं कर लिए जाते। ये सब कुछ कमाल की चीज़ है। यूँ लगता है जैसे हम समुंदर के बीचों बीच गहराइयों में खड़े हुए अपनी आंखों से ये मनाजर देख रहे हों। लेकिन तुम लोग इस सिलसिले में और क्या करना चाहते हो? आप बराह करम तशरीफ़ लाइए। फिर शाहिद खान उन्हें लेबॉर्ट्री में ले गया जहाँ समुद्री घास, पत्थर, सीप और दूसरी तमाम चीज़ों पर तहकीकात हो रही थीं। हसीन मोती भी समुंदर से निकाले गए थे और उन पर बड़े बड़े मुहक्किक रिसर्च कर रहे थे। गार्था और उसके साथी लड़कियां दिलचस्पी से ये मनाज़र देखती रहीं। उसके बाद गार्था ने नेहा के कान में सरगोशी की, मुझे ये नौजवान दरकार है। गर्निया ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहिद खान तमाम तर तफसीलात उन लोगों को बताता रहा और गार्था दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेती रही। फिर गर्निया ने शाहिद खान से कहा, समुंदर के बारे में जो तफसीलात तुमने दीवारों पर उतारी हैं, मैं उनके बारे में कुछ अहम बातें मालूम करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, क्या आप बराह करम तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? शाहिद खान ने एक निगाह गर्निया को देखा और उसके बाद गर्दन खम करके बोला, बहुत बेहतर, जैसा आपका हुक्म। गार्था ने शाहिद खान से कहा, ये कुछ रकम है, बज़ाहिर ये बहुत मामूली है, लेकिन इसे इब्तदा समझो। मेरी तरफ से बतौर नजराना इस इदारे के लिए कबूल करो। एक चेक गार्था ने निकाल कर शाहिद खान के हवाले किया जो 1 लाख रुपए की रकम का था। शाहिद खान ने पुरएहतराम निगाहों से गार्था को देखते हुए कहा, आपको इसकी बाकायदा रसीद पेश की जाएगी और ये चेक मैं वहीं रिसेप्शन पर आपसे वसूल करूँगा।